तो आज केदारनाथ उपचुनाव संपन्न हो चुका है। शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग हुई है। 57% से ज्यादा मतदान यहां पर हुआ है, ऐसा अनुमान फिलहाल लगाया जा रहा है। ये बढ़ भी सकता है। कैसी वोटिंग रही, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, कौन से मुद्दा जनता के बीच में हावी रहे, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन पहले आपसे करा देते हैं। रविंद्र कुमार जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, संदीप चमोली जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, दीपक रावत जी यूकेडी प्रवक्ता है और प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। प्रेम पंचोली जी, मुझे याद है कि इससे पहले आपने कहा था कि मुद्दों पर अगर चुनाव लड़ा जाए तो कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है वो टफ है, टफ फाइट देखने को मिलेगी। आज की जो वोटिंग रही, किस तरीके से आप देखते हैं उसे? देखो, आज की मेरे हिसाब से तो आज की जो वोटिंग है वो 60% में पार नहीं कर पाई। 57% कुछ बताते हैं कि इतना प्रतिशत पोलिंग हुआ है। और हमेशा क्या होता है कि जब पोलिंग भारी मात्रा में होता है जी, यानी कि 65% से ऊपर, अगर 50% के आसपास अगर पोलिंग रहता है तो उसका चुनाव परिणाम बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। जब 65% से आगे पोलिंग होता है तो बहुत परिवर्तन, मतलब बहुत ही अलग प्रकार का उसका परिणाम आता है। जो लोग सोचते नहीं उस तरह का परिणाम सामने आता है जी, और ये ऐसा नहीं है क्योंकि 50% से ऊपर पोलिंग हुआ है जी, और पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया में आने जाने बहुत सारी चीजों की दिक्कत रहती है। सर्दी एकदम, मौसम ने करवट बदली है तो सर्दी भी शुरू हो गई है, तो बहुत सारे लोग नहीं भी आ पाए होंगे। पर 50% क्रॉस हुआ है पोलिंग, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ परिवर्तन तो हम अभी क्या बताएं, क्योंकि 72 घंटे बाद पता चल जाएगा जी, कि कौन किस पे ज्यादा वोट पड़ा है। आमतौर पे एक अनुमान लगाया जाता है कि 65 और 60% से जब ऊपर पोलिंग होता है तो जनता का जो मैंडेट है वो थोड़ा सा चेंज दिखता है। और हमेशा यही रिजल्ट आया है जब भी 60% से ऊपर पोलिंग हुआ है, जिस जिस पोलिंग बूथ पे ऐसा हुआ है या जिस जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा हुआ है, जिस छोटे चुनाव को लेकर के या बड़े चुनाव को लेकर के, तो हमेशा उसके जो परिणाम है बहुत बदले बदले हुए परिणाम सामने आते हैं। जो हम सब लोग अनुमान लगाते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट उसके परिणाम आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 50% से ऊपर जो क्रॉस हुआ है पोलिंग का, उससे ये लगता है कि शायद पता नहीं किस तरह से ये पोलिंग किसकी ओर गया होगा। पर एक बात क्लियर हो गई है कि राजनीतिक दलों ने भी बहुत ज्यादा वोटों को रिझाने का काम नहीं कर पाया है। क्यों, ये सबसे बड़ा दुखद दिखाई दे रहा है कि 60% से ऊपर पोलिंग नहीं हुआ है। 50% का मतलब आप क्या समझते हैं कि अगर 100 वोट वहां पर हैं तो 100, इसका मतलब 50 लोगों ने वोट दिया है जी। और अगर वो 7% ऊपर बढ़ा है तो क्या बढ़ा? यानी कि जो 50% लोग हैं, 57% हुआ है, उसको 60% मान लीजिए। लेकिन 40% पोलिंग जो है, जो देख रहे हैं, जो नाराज हैं, ये बड़ा सवाल है कि जो भी चुनाव जीतेगा उस व्यक्ति के लिए आने वाले दिनों में 40% में से कम 20% लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक। और ये पोलिंग जो अब हमारे देश में या अभी हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो अभी उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें जो पोलिंग हुई है ये बहुत ज्यादा खुश करने वाली पोलिंग नहीं है कि हम बहुत खुश हो जाएंगे। अगर ये 70% पोलिंग होता तो हमें लगता कि राजनीतिक दलों ने अच्छा काम किया है। पूरे राज्य में तो चुनाव हो नहीं रहे, एक विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल इसमें फिसड़ी रहे हैं। उन्होंने प्रत्येक वोट मतदान तक जाने का प्रयास उन्होंने किया कि नहीं किया, कि मतों को क्यों नहीं वो रिझा पाए, 70% क्यों नहीं ले गया, ये बड़ा सवाल है इस चुनाव में, ठीक है। उपचुनाव में। दीपक रावत जी, प्रेम पंचोली जी कहते हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पाया। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते, चाहे आपकी पार्टी हो या अन्य दल हो, आप लोग उतना बूथ पर नहीं जा पाए जिससे वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ी? देखिए, कुछ हद तक प्रेम पंचोली जी की बात सही है कि तमाम जो राजनीतिक दल थे वो जो मतदाता था उसको आकर्षित करने में कहीं ना कहीं पर हम पीछे रहे हैं। वरना जिस तरीके का समय मिला था, क्योंकि सभी को पता था कि उपचुनाव कभी न कभी होगा, जिस तरह की राष्ट्रीय पार्टियां हो या हम क्षेत्रीय दलों या तमाम जो निर्दलीय हैं उनको बहुत समय मिला था कि जो मतदाताओं को रिझाने का काम वो कर सकते थे, यहाँ तक कि मतदान केंद्र तक लाने तक का काम कर सकते थे। पर यदि नहीं ला पाए हैं, प्रतिशत 7% से ऊपर नहीं हो पाया है, तो कहीं ना कहीं फिर स्वीकारना पड़ेगा
चाहे वो छोटे दल हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय दल हो, जो कि पन्ना प्रमुख का नारा बार बार गाती रहती है, गाना गाती रहती है। यदि पन्ना प्रमुख जैसे सुविधा होने के बाद, एक सिस्टम होने के बाद भी अगर पन्ना प्रमुख अपने मत प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, जैसे यूकेडी तो एक मान लीजिए सिस्टम में अभी हमारा इतना संगठन इतना मजबूत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे हमने लोकसभा में देखा, पन्ना प्रमुख की बहुत चिंता हुई। पन्ना प्रमुख है, वो घर घर लाएगा, सब कुछ लाएगा। उसके बाद जब रिजल्ट आए तो सभी ने देखा कि राष्ट्रीय स्तर में जब हमने देखा तो वो इतना काम नहीं, वो जो फार्मूला था वो काम नहीं कर पाया। अब उसी बात को जब हम इस केदारनाथ उपचुनाव में ले लें, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, यूकेडी हो, तमाम हो, कहीं ना कहीं पर अगर प्रतिशत कम होता है तो निश्चित रूप से हम या तो निराशा का भाव भारतीय जनता के बीच है, या फिर वो रिझाने में हम कोई भी राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय दल हो, वो काम नहीं कर पाया। वरना 60-65% आम है, क्योंकि इससे पूर्व में 65% यहाँ रहा है जब चुनाव हुए हैं। और अगर 10% का 10-8% का अगर डिफरेंस आता है तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यही डिफरेंस मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पंचोली जी भी कह रहे हैं, ये निर्णायक साबित होगा। और अब जो मतपेटियां जो निर्णय है वो बंद हो चुका है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 23 तारीख को बड़े ही अप्रत्याशित परिणाम निकलेंगे और चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है। और इसमें जब मतपेटियों के जब खुलना शुरू होंगे तो आप देखिएगा नेट टू नेट लड़ाई होगी, और ऊंट किस करवट बदलेगा शायद ही कोई बता पाए। बिल्कुल। संदीप चमोली जी, यहाँ पर जिस टूट की बात कांग्रेस में की जा रही थी, अलग अलग धड़े हैं, वो सारे धड़े एक साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रहे थे, कोई कोर कसर आप लोगों ने भी नहीं छोड़ी, और केदारनाथ मंदिर का मुद्दा इतने जोरों शोरों से उठाया, ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी पैठ बैठाने में जो है जनता के बीच में सफल रही है। इस वोटिंग के बाद क्या मानते हैं कि आप सक्सेसफुल हुए हैं कि नहीं? दिवा जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बाबा केदार की धरती पे जो समृद्ध जनता है, उस जनता को धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। इस प्रदेश की दिशा और दशा, इस प्रदेश की राजनीति में एक नया आयाम लिखा गया है कि आने वाला चुनाव जो है वो मुद्दों का चुनाव होने वाला है। ये जो उपचुनाव है दिव्य दर्शनी, ये कहीं ना कहीं राज्य की 27 की जो दिशा दशा उसको तय करने का काम करेगा। जिस प्रकार केदारनाथ की जनता खुलेआम सड़कों पर, मंचों पर अपने रोजगार के लिए चिंतित थी, जिस प्रकार हमने देखा पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा केदारनाथ मंदिर की स्थापना जो है दूसरे राज्य में, आप कहें दिल्ली में, करने की चेष्टा की, जिस प्रकार आपने देखा उन्होंने सार्वजनिक मंचों से कहा कि यात्रा का प्रारंभ वो रामनगर से कराएंगे, जिस प्रकार हमने देखा कि स्थानीय कामों में जो स्थानीय लोगों की भागीदारी जहाँ आवश्यक होती है, वहाँ दिल्ली, बंबई, गुजरात से आके जो ठेकेदार है वो काम कर रहे थे। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पे विश्वास जगाकर निश्चितता ही जो मत दिए हैं, इन मतों को जनता ने इस बार आंखें खोलकर मत दिए हैं। सबने देखा कि मात्र चुनाव के समय में पुष्कर सिंह धामी जी अगर 4 दिन केदारनाथ में पड़ाव डाल लेते हैं तो उस पड़ाव से उनका कुछ नहीं होने वाला है। क्या तब तक पुष्कर सिंह धामी जी को कभी केदारनाथ की याद नहीं आई, वहाँ की जनता की याद नहीं आई? निश्चितता ही दिव्य दर्शनी, ये चुनाव जो था ये केदारनाथ की अस्मिता का चुनाव था। जिसने बाबा की अस्मिता, जिसने बाबा की शक्ति को चुनौती देने का काम किया है, निश्चित वो व्यक्ति धराशायी होने का हमेशा हमने देखा, वो व्यक्ति धराशायी हुआ है। और आपको मानना पड़ेगा कि जिस प्रकार निरंतर जो गढ़वाल मंडल की अपेक्षा तत्कालीन सीएम द्वारा की जा रही है, उस अपेक्षा का जवाब प्रदेश की जनता, गढ़वाल की जनता और शुरुआत केदारनाथ की जनता करेगी। ये आपको 23 तारीख को अवश्य दिखने वाला है। बिल्कुल। रविंद्र कुमार जी, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो आपने शुरू से ही डेरा डाला हुआ था, आपके विधायक, मंत्री, प्रभारी सब वहां पर मौजूद थे। उसके बाद यहां तक हो गया कि खुद प्रदेश अध्यक्ष जो है प्रवासी उत्तराखंडी जो केदारनाथ के हैं उनसे मिलने गए, उनको इनवाइट किया कि आप वोटिंग के लिए ज़रूर आइए। उसके बाद जो ये वोटिंग टर्नआउट है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, कि आप संतुष्ट हैं इस परसेंटेज से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार का चुनाव हो, चाहे एक छोटा चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उसको बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ और अपने संगठन के बल पे मेहनत के साथ, पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ती है। हर वह चीज कर सकती है जिससे कि हमारे मत प्रतिशत को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाया जा सके। आज उसी का परिणाम है कि इतना सब करने के बावजूद भी मत प्रतिशत जो पड़ा है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो वहाँ के लोग हैं
वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट है। देखिए सदैव हम एक सुनते हैं, अभी प्रेम भाई ने भी, हमारे एक अच्छे पत्रकार हैं, साथी, युवा साथी हैं, उन्होंने भी बताया कि देखिए जब भी कभी किसी जगह पे मत प्रतिशत होता है, जैसे झारखंड में देख लीजिए कैसा बम्पर वोटिंग करिए, तो उसे माना जाता है कि सरकार के खिलाफ जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। और जिस प्रकार से महिलाओं का रुझान देखिए आप, महिलाओं का जो प्रतिशत है, मैं आप ही के चैनल के नीचे हेडिंग भी चल रही है, उसमें जिस प्रकार से महिलाओं ने जो बढ़ चढ़ के जो भागीदारी की है, कहीं ना कहीं इसका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की उस महिला कैंडिडेट की ओर है, आशा नोटियाल की ओर है, भारतीय जनता पार्टी की ओर है, कि जिसे वह अपने ही बीच का मानते हैं, क्योंकि पहले भी पूर्व में विधायक रह चुकी हैं और एक अच्छा काम किया है। और कहीं ना कहीं शैल रानी रावत जी का जो अधूरे काम थे उसको मोहर जनता ने लगाई है। बाकी तो परिणाम अब अगले 3 दिन में आ जाएगा। उसके बाद कांग्रेस इसको मुझे लगता है कि फिर ये ईवीएम पे ही आ जाएंगे, क्योंकि हेर फेर करके इनका काम सिर्फ ईवीएम पे आना है। अभी ये खुश हो सकते हैं 2027 का हमने नींव रख दी, 2039। मैं बता दूं कि 2027 नहीं, आप 2032 में भी और 2037 में भी नींव नहीं रख सकते। कांग्रेस का लगातार कहीं ना कहीं ग्राफ गिरे जा रहा है। देश की जनता ये देख रही है आपके नेताओं के कर्मों के द्वारा। आप जिस प्रकार के बयान देते हैं, जिस प्रकार की नीति आपकी है, आप जम्मू एंड कश्मीर में तो संविधान का उल्लंघन करते हैं, संविधान के खिलाफ लेकर आते हैं, यह जनता देख नहीं रही। और यहाँ उठा के आप संविधान की किताब दिखाते हैं। आप एक तरफ दलितों का आरक्षण छीन के आप जो है मुस्लिमों को देने के पक्ष में रहते हैं। जो जमीन, जो चीजें एक आम नागरिक को मिलनी चाहिए थी, आपके नेता लेके बैठ जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जमीनें ले ली, सिद्धारमैया जी ने जमीनें ले ली। आज जिस प्रकार से करहल विधानसभा में, यूपी में, एक दलित लड़की को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसने फूल के कह दिया कि मैं तो वोट फूल को दूंगी, इसलिए उसको मार दिया। ये इंडिया अलायंस के लोग थे, उनका बाप लगातार चैनलों पे और भी बहुत तस्वीरें आई थी सर वहां से, और भी बहुत तस्वीरें आई थी। वो तो हर तरीके की तस्वीरें थी, हम एक तरफ नहीं जा सकते। देखिए मैं इस लेकिन रविंद्र जी यहाँ पर एक चीज माननी पड़ेगी कि आपने जिस तरीके से कहा कि जो दिवंगत विधायक थी शैला रानी रावत, उनके कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। इस चुनाव में जब प्रचार प्रसार किया जा रहा था, शैला रानी रावत के कामों को तो शायद ही गिनाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया गया, केदारनाथ मंदिर का नाम लिया गया, यानी कि मुद्दे गौण हो गए। सड़क, स्वास्थ्य, पानी, कोई समस्या नहीं है, चाहे आपकी तरफ से हो या फिर कांग्रेस की तरफ से, मुद्दा मंदिर बन के रह गया। तो यानी कि आप ये मानते हैं कि जनता भी अपने सेंटिमेंट्स में आके इसी को वोट देगी, चाहे उनकी समस्या हो या ना हो? देखिए दिव्या जी, बहुत बढ़िया आपने बात करी है। शैल रानी रावत जी एक मजबूत स्तंभ थी, तभी तो केदारनाथ का इतना जो है दिव्य और भव्य जो है उसका स्वरूप कहीं ना कहीं सामने आया। केदार रानी रावत जी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसलिए तो केंद्र की सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिम्मत लगा सकी, क्योंकि यहां से जो प्रोजेक्ट जाता है, जब आप किसी प्रोजेक्ट का, कोई भी स्टेट अपना प्रोजेक्ट सबमिट करती है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट एनालाइज करती है कि इसका क्या फायदा नुकसान होगा, उसके आधार पे काम होता है। हम कहीं ना कहीं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, ये बताने में सफल हुई कि हमें यहाँ, और इसका परिणाम है ना, देखिए आप किस प्रकार से पिछले 3-4 बार से आप लगाएंगे तो लगातार रिकॉर्ड टूट रहे हैं तीर्थाटन यात्रियों के। तो कहीं ना कहीं उसी के कारण तो यहाँ पे इतनी, हालांकि केदारनाथ की वैभवता, दिव्यता तो अनादि आदि काल से है, उसका तो बड़ा भव्य अपना एक स्वरूप है, पूरी दुनिया उसको जानती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इसके कारण लोगों की संख्या अत्यधिक बढ़ी, उसके कारण इस प्रदेश का और ज्यादा कहीं ना कहीं लोगों के बीच में उत्तराखंड का स्वरूप आया, यहाँ के रोजगार के साधन बढ़े, यहाँ की इनकम बढ़ी। ये इसी का कारण है क्योंकि शैल रानी रावत भारतीय जनता पार्टी की वहां कैंडिडेट थी। अब इसमें ये नहीं हो सकता कि आप कह दे जी वहां सिर्फ केंद्र की योजनाओं का ही बता रहे थे, राज्य की योजनाओं का बता रहे थे। शैल रानी रावत जी, देखिए वो लड़ाकू लेडी थी, वो कि अपनी सरकार होते हुए भी वो बिल्कुल खुलेआम बोल देती थी अगर उसे कुछ बोलना होता तो। ऐसी धाकड़ नेता, दिवंगत नेता जो हमारी थी, आज उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए जनता ने, महिलाओं ने वहां पे वोट डाला है। ठीक है संदीप चमोली जी, आमतौर पर हमने कभी किसी बाईपोल हो या फिर इलेक्शन हो,
विपक्ष ये आरोप लगाता है सत्ता पक्ष पर कि आप जो प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। चोपता प्रकरण जो था उसमें शराब पकड़ी गई गाड़ी से, गाड़ी बीजेपी की थी, लेकिन आरोप आप लोगों पे लगा दिया गया कि आप मिसयूज कर रहे हैं। तो आप लोग कब से पावर में आ गए दिव्य सर? दर्शनी, सबसे पहली बात तो चुनाव की बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूंगा। मैं स्वयं ग्राउंड पे था। वहाँ पता वहाँ की जनता क्या नारा दे रही थी संजीव भाई? माल पुष्कर दाई का, वोट मनोज भाई का। दिव्य दर्शनी, नारा सुनिए, माल पुष्कर दाई का, वोट मनोज भाई का। दिव्य दर्शनी, खुलेआम पुष्कर सिंह धामी जी सत्ता के ताकत में खुलेआम उनके कार्यकर्ता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, बीडीसी प्रधान जो भाजपा से संबंधित है, खुलेआम शराब बांटने का काम कर रहे थे। पर दिव्य दर्शनी, सोशल मीडिया पे वीडियो तैर रहे हैं, आप देख सकते हैं। वो कोई बनाए हुए वीडियो नहीं है। भाजपा कार्य लिखा हुआ है, भाजपा कार्य प्रदेश कार्य समिति सदस्य, गाड़ी देहरादून नंबर की थी, उसमें पेटी पेटी शराब पाए जाते हैं। ठीक है दिव्य दर्शनी। दूसरी बात, हमारे प्रवक्ता साथी भाई मुझसे बहुत सीनियर है, बड़ी आसानी से बोल गए कि शैला रानी रावत की नींव पे हम आगे चल रहे हैं। मैं भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उनके जो समर्थक थे उनका एक बहुत बड़ा आरोप भाजपा के साथियों का था। दिव्य दर्शनी, प्रत्येक जो चित्र जो बनता है चुनाव के समय में, जिसे हम बैनर कहते हैं, उस प्रत्येक बैनर से उनकी फोटो गायब थी दिव्य दर्शनी। और ये आपत्ति उनके समर्पित कार्यकर्ताओं ने चुनाव के मध्य में लगाई कि हमारी नेता का चित्र जो है वो गायब है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की राजनीति, किस प्रकार की भाजपा पार्टी इस राज्य में शुरू कर रही है। पर दिव्य दर्शनी, कहीं ना कहीं ये हमें समझना पड़ेगा, ये जो चुनाव था, मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं, ये चुनाव इस बार प्रदेश की जनता, इन्होंने कहा कि यात्रा बहुसंख्यक हुई, हाँ हुई, हमने माना। प्रदेश की जनता अपने उस रोजगार को बचाने के लिए पुष्कर सिंह धामी हटाओ और रोजगार, केदार घाटी में रोजगार बचाओ के नारे के साथ प्रदेश की जनता चलने का काम कर रही थी। अब ये समझना पड़ेगा आपको कि किस प्रकार की परिपाटी इस राज्य में शुरू हुई है। भाजपा समर्थित लोग अपनी गाड़ियों में भर भर कर शराब, केदारनाथ घर घर जाके, जहां उन्हें रोजगार बांटना चाहिए, जहां उन्हें चिकित्सा बांटनी चाहिए। अगर पुष्कर सिंह धामी ये कहते कि मेरे द्वारा 10 सड़कें अपने कार्यकाल में केदारनाथ विधानसभा को दी गई, मेरे द्वारा एक हॉस्पिटल गुप्त काशी में दिया गया, मेरे द्वारा एक हॉस्पिटल भाटा में दिया गया, तो हमें लगता कि कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं हमें लगता कि ये हमारी एक लगता कि चुनाव मुद्दों पे हो रहा है। लेकिन हैरानी तब हुई जब वो पूरे चुनाव के पूरे कार्यकाल में इस बात को नकारते रहे कि मैंने केदारनाथ के मंदिर से कोई छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन संदीप जी, आप लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को चुनाव समय पर ही याद आ रहा है, केदारनाथ में मंदिर भी है, केदारनाथ की जनता की याद आ रही है। लेकिन हमने जो तस्वीरें देखी थी हरीश रावत जब ऐश्वर्या रावत से मिलने गए थे, वो क्या था? आप लोगों के नेता कितने बार केदारनाथ गए? दर्शनी, शैला रानी रावत जी जो हैं वहाँ की विधायक थी। मत का प्रयोग करके आदमी विधायक को चुनने का काम करता है। अगर मैं कांग्रेस से समर्पित व्यक्ति हूं और भाजपा का व्यक्ति मेरे क्षेत्र में विधायक है, तो मेरे प्रति भी उनकी इतनी जवाबदेही बनती है जितना भाजपा के वोटर के प्रति बनती है। इसी क्रम में जो शैला रानी रावत थी वो पहले कांग्रेस की सदस्य रह चुकी थी और हरीश रावत जी के साथ उनके द्वारा हरीश रावत जी के साथ काम किया गया है। तो हमारे नेता, एक मानवता राजनीति से ऊपर उठ के होती है, एक अपनत्व होता है, उसके कायदे में हमारे जो लोग थे। और हैरानी देखिए, अगले दिन भाजपा के साथी वहां पहुंच गए, उससे पहले नहीं। मैं फिर कह रहा हूं दिव्य दर्शनी, अपनी बात को दोबारा दोहरा रहा हूं कि जो ये चुनाव था, इस चुनाव का जो पहला ही नारा केदारनाथ में तैर रहा था कि माल पुष्कर दाई का, वोट मनोज भाई का, इस पे पूरा चुनाव हुआ। केदारनाथ की अस्मिता पे चुनाव हुआ, केदारनाथ के युवाओं का, केदारनाथ की मातृशक्ति का, केदारनाथ के प्रत्येक व्यक्ति का रोजगार छीनने का षड्यंत्र जो पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया था, उसका जवाब प्रदेश की जनता ने, केदारनाथ की जनता ने वोट से दिया है। और निश्चित ही 23 तारीख का जो दिन होगा, इस प्रदेश की राजनीति में एक आधारशिला रखी जाएगी। और आने वाला समय आप
प्रधानमंत्री जी के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, आपको अपने काम गिनाकर वोट मांगने का काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, आगे भी लगातार हम चर्चा करेंगे कि केदारनाथ उपचुनाव कितना दिलचस्प रहा है, आगे रिजल्ट किस तरह। सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार चर्चा कर रहे हैं, केदारनाथ उपचुनाव संपन्न हो चुका है, 23 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन ये चुनाव किस तरीके से रहा, कौन से दल ने कितनी मेहनत करी, कौन से वो मुद्दे थे जो जनता के बीच में उठाए गए हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम पंचोली जी, यहाँ पर सब चीज़ों का जिक्र हुआ, जो मुद्दे गौण होने की बात की जा रही है कि सिर्फ मंदिर ही प्राइम फोकस था, चाहे वो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर खोलने की बात हो, यहाँ से शिला वहाँ ले जाने की बात हो, या फिर अन्य इस तरीके से मुद्दे थे, लेकिन प्राइम फोकस मंदिर था, केदारनाथ ओवरऑल नहीं था। कितने इत्तेफाक इस बात से रखते हैं आप? बिल्कुल, ये एक्चुअली भारत, ये जितने भी राजनीतिक दल है, इन्होंने केदारनाथ की जनता की समस्या, उनके मुद्दों को समझने में देरी की है। ये बिल्कुल फैक्ट है। इस बार जो चुनाव में देखा गया है, आप लगा लो कि जो 7% जो एक्स्ट्रा वोट पोलिंग हुई है, 50% पोलिंग हमेशा पार्टियों की तरफ जाती है। जो अलग अलग पार्टियां अपने लिए काम करती है, उनके कार्यकर्ता काम करते हैं, तो हमेशा 50% पोलिंग जो है वो पार्टी के पक्ष में जाती है। कोई भी पार्टी, जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही होती है। तो यहाँ आप केदारनाथ विधानसभा में देखिए कि 7% जो पोलिंग हुआ है 50% से ऊपर, वो निर्णायक है। 72 घंटे बाद जब परिणाम सामने आएंगे, बिल्कुल अप्रत्याशित होंगे, वो 7% ही निर्णायक वोट है। उसके बाद आप देखिए कि केदारनाथ में मुद्दों की बात तो किसी भी पार्टी ने बहुत अच्छे ढंग से नहीं की है। आरोप लगाए गए हैं, और आरोप किसने कितना भुनाया, ये समझने की बात है। आप जो यहाँ प्रवक्ता हमारे बैठे हैं, आप इनसे पूछिए कि सच बोलो, किस पार्टी में किसका कितना भितरघात हुआ है। तो एक भी प्रवक्ता बोलने से कोताही करेगा या नहीं बोलेगा या छुपाएगा। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि जिस पार्टी के अंदर भितरघात बहुत ज्यादा हुआ होगा, और इस समय केदारनाथ में भितरघात हुआ है अलग अलग पार्टियों में, तो जिस पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा भितरघात हुआ होगा, जिस पार्टी के कार्यकर्ता आपस में टूटे हुए होंगे, उस पार्टी का जो कैंडिडेट है वो संकट में आ सकता है 72 घंटे बाद। लेकिन केदारनाथ के जो मुद्दे हैं, सड़क, पानी और बिजली के मुद्दे हैं। केदारनाथ की जो विधानसभा है बहुत डिफिकल्ट है। कई गांव ऐसे हैं कि जहाँ सड़क तो खुद गई है लेकिन गाड़ी नहीं जा रही, बहुत रिस्की है। मतलब दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें केदारनाथ की विधानसभा के अंदर कुछ कुछ गांव में हैं। मैं 1-2 गांव में गया था, तो मैंने कहा भी एक बार कि यहाँ तो जान हथेली पे रख करके चलना पड़ता है। दूसरी बात है कि उनकी बगल की विधानसभा है, वहाँ लगातार लोग जो है फाइट कर रहे हैं सरकार के साथ, लगातार। तो जो वेब्स है ना, जो वहाँ की जो आवाज है ना, वो पड़ोस में भी आती है। और यहाँ तो हम तो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि हमारी जो पुरोला की विधानसभा है, रोडू विधानसभा से लगी हुई है। अब जब रोडू विधानसभा में कोई संघर्ष होता है तो पुरोला तक उसकी आवाज आती है। पुरोला विधानसभा में संघर्ष होता है तो रोडू तक जाती है, जो दूसरे स्टेट है, हमारे पड़ोसी राज्य है। तो यहाँ तो बिल्कुल केदारनाथ और बद्रीनाथ विधानसभा आपस में लगी हुई है। केदारनाथ का चुनाव जैसे हुआ, वैसे डुमुक की जो सड़क है, वो उस सड़क के लिए वहाँ के 6-7 गांव के लोगों ने भूख हड़ताल, आज से 2 लड़कों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। तो हम ये नहीं कह सकते बद्रीनाथ का वोट केदारनाथ में नहीं पड़ सकता है, लेकिन जो वहाँ की आवाज है ना, वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी पे सवाल खड़ा कर रही है। ठीक। दूसरी बात यह है कि केदारनाथ की जब यात्रा शुरू हुई थी तो उन दिनों हमारी सरकार ने वहाँ भीड़ ज्यादा न बढ़े या इस तरह के कुछ जो क्लाउड आ रहा था टूरिस्ट का, जो धार्मिक यात्रा हमारी हो रही थी, उसको डाइवर्ट करने के लिए हमारी सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं कि इधर से जाओ, अल्मोड़ा से जाओ, दूसरे रास्ते जाओ, ताकि यात्रा की जो रूट है वो डाइवर्ट हो जाए, तो वहाँ भीड़ कम होगी। उसका जो प्रचार हुआ है, उसका जो मैसेज गया है स्थानीय लोगों में, वो थोड़ा सा डिफरेंट मैसेज गया है, विरोध का मैसेज गया है कि केदारनाथ वासियों के लिए यात्रा केदारनाथ की डाइवर्ट की गई है। तो इसको न सत्ताधारी पार्टी न विरोधी पार्टी इसको सही ढंग से नहीं भुना पाई है। तो ये भी एक काउंट करेगा यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने सरकार की नाकामी को कितने अच्छे ढंग से जनता के सामने रखा है, वो भी वोट को डाइवर्ट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने कितने अच्छे ढंग से, जितने कार्यकर्ता हैं उतने कार्यकर्ताओं ने एक ही स्वर में कहा है या अलग अलग स्वर में अपनी सरकार की अच्छाई और अपनी सरकार के किए गए कार्यों को अलग अलग स्वर में कहा है। अगर समवेत स्वर में कहा है तो उसका असर भी वोट मतदान पे पड़ने वाला है।
ठीक और है। दूसरी तीसरी पार्टी यूकेडी का मुद्दा स्थानीय मुद्दे रहते हैं, लेकिन उन्होंने स्थानीय मुद्दों से पब्लिक को, केदारनाथ की पब्लिक को कितना संतुष्ट कर पाया है, वो भी एक मायना रखता है। यदि यूकेडी ने स्थानीय मुद्दों को भुना पाया तो कहीं न कहीं सत्ताधारी पार्टी के लिए संकट पैदा कर सकता है। ठीक है। क्योंकि दीपक रावत जी, यहाँ पर बिल्कुल। प्रेम पंचोली जी ने एक बात कही कि यूकेडी क्षेत्रीय दल है और क्षेत्रीय मुद्दों को उठाती है। यहाँ तो दोनों ही राष्ट्रीय दल हैं और मंदिर पर फोकस था, तो बहुत अच्छा मौका था यूकेडी के लिए कि आप क्षेत्र के मुद्दे उठा लेते, शायद जनता आपके साथ होती। कितना सेटिस्फाइड है इस बात से कि आप वो काम करने में कामयाब रहे जो ये दोनों दल नहीं कर पाए? देखिए दिव्यदर्शिनी जी, हमें तो पूर्ण विश्वास है कि जिन मुद्दों को लेकर हम केदारनाथ का उपचुनाव लड़े हैं और उन मुद्दों पे जनता जरूर हमें अपना समर्थन देगी और हमें हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको उन्होंने वोट दिया होगा। और ये 23 तारीख को जब निर्णय आएगा तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो प्रत्याशी है वो जीत के आएगा। लेकिन जो बात आ रही है कि दोनों राष्ट्रीय दल जो हैं, इन दोनों राष्ट्रीय दलों का इस बार जो मुद्दे केदारनाथ उपचुनाव में आए, कहीं ना कहीं पर इसका प्रभाव निश्चित रूप से 2027 का जो चुनाव होगा उसमें पड़ेगा। ये हमें यूकेडी भी मान के चल रही है, क्योंकि पहली बार ऐसे घटनाक्रम इस पूरे प्रदेश में हुआ है कि जिस कलंक के साथ आज इससे पूर्व कांग्रेस के ऊपर कलंक लगा हुआ था कि बद्रीनाथ को वो मुंबई ले गई, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ताउम्र जब तक इस प्रदेश में राजनीति होगी इस कलंक से अपने आप को बचा नहीं सकती है कि केदारनाथ का धाम का जो ले जाने का प्रयास उनके द्वारा किया गया बुराड़ी में, दिल्ली में, अब भविष्य की राजनीति में इन दोनों चीजों से ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां बच नहीं सकती हैं कि एक बद्रीनाथ को ले गया, एक केदारनाथ को ले गया। और जिस प्रकार से राजनीति अब इस प्रदेश में चल रही है, स्थानीय मुद्दे जिस तरीके से उभर के बाहर आ रहे हैं, जनता जिस तरीके से स्थानीय मुद्दों में प्रखर होकर विरोध कर रही है, दिव्यदर्शिनी जी 24 वर्षों में पहली बार हमने भी देखा कि जनता पहले कभी भी हमने देखा कि प्राय जब आप उनसे पूछती हैं या आपने पूछा हो या हमने पूछा हो तो जनता कभी भी सत्ता पक्ष का विरोध करती हुई नजर नहीं आती। लेकिन पहली बार केदारनाथ उपचुनाव में हमने इस बात को देखा कि जनता जो है सत्तारूढ़ दल का विरोध कर रही है और वो कैमरे के आगे विरोध करने में हिचकिचा नहीं रही है कि कल की डेट में उसका कोई दुष्परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। ये स्थिति जो आ रही है, ये स्थिति बताती है कि मौजूदा सरकार के प्रति जो केदारनाथ उपचुनाव में जो जनता है ये बहुत विरोध लेके बैठी हुई है और इसका परिणाम जो है वो आने वाले टाइम में जो 23 तारीख को जो उपचुनाव आएगा, उपचुनाव को रिजल्ट आएगा, उसमें आएगा। बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे, हमने आप ये देखिए कि जब हम जनता के सामने गए तो वहां पर अलग अलग विचार है। एक विचार तो ये था कि ये इलेक्शन धाम वर्सेस धामी है। अब आप बताइए, मतलब जनता कह रही है कि ये उपचुनाव केदारनाथ का धाम वर्सेस धामी है। अब ये देखना है कि ये धाम जीतता है या धामी जीतते हैं। तो इस तरह के अगर विचार जनता के बीच में उभरते हैं, प्रचलित होते हैं, तो कहीं ना कहीं पर इसका जो परिणाम है वो बहुत दूरगामी होगा और कहीं ना कहीं पर इसका जो मैं पहले कह चुका हूं कि अब प्रत्याशित रिजल्ट इसके निकलने संभावित है। क्योंकि इससे याद आता है बागेश्वर उपचुनाव, दीपक रावत जी, जब यूकेडी ने खुलकर कहा था कि वहां पर खुलकर जनता विरोध कर रही है और ना सत्ता पक्ष के साथ है ना विपक्ष के साथ है और वो यूकेडी के मुद्दों से संतुष्ट नजर आ रही है और इस बार हम ही जीतेंगे। लेकिन जब नतीजे आए तो नोटा से भी कम वोट यूकेडी को मिले थे। तो वो एक सच्चाई है जिससे आप निकाल नहीं सकते। देखिए, जो निर्णय एक बार ले लिया गया है उसको स्वीकार करने में कहीं भी यूकेडी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से हमारा प्रयास लगातार है, जब बागेश्वर का जिसका आप उदाहरण दे रही वो, और अब केदारनाथ के उपचुनाव का 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा और हमें जितने मत पड़ेंगे वो भी उत्तराखंड क्रांति दल को स्वीकार्य है। हम लगातार प्रयासरत हैं इस धरती में उत्तराखंड की कि हम अपने मुद्दों को लेकर टस से मस ना हो। जो यहाँ के जनहित के मुद्दे हैं, जो यहाँ के मूल निवास के मुद्दे हैं, जो यहाँ के लोगों के सुदूर प्रांत में रहने वाले व्यक्ति की जो पीड़ा है उसको लेकर जो बात करने की बात है, हम अपने मुद्दों से कभी दिग्भ्रमित नहीं होते। हमारी कोशिश रहती है कि हम उन मुद्दों पर, ये अब जनता के ऊपर है कि जनता उन मुद्दों पे कितना वोट डालती है। क्योंकि दीपक रावत जी, समझने वाली बात ये भी है ना सर, आज आप जो है इतने पुराने दल हैं जो यहाँ के जो है स्टेट फॉर्मेशन में हिस्सा थे, उसके बाद आप लगातार यहाँ के मुद्दे उठाते रहे हैं। थर्ड फ्रंट की जब बात आती है, आम आदमी पार्टी भी आकर चली गई है ऑलमोस्ट, कि आम आदमी पार्टी यूकेडी के ऊपर पहुंच गई थी कि वो थर्ड फ्रंट हो सकता है, पर यूकेडी थर्ड फ्रंट बनने की कगार पर नहीं आया है। आज भी आप ये बोलते हैं कि हम अभी स्ट्रांग नहीं है, तो वो स्ट्रेंथ कब आएगी आपको लगता है? देखिए दिव्यदर्शिनी जी, यहाँ उत्तराखंड की जनता को एक बात इस पर समझनी पड़ेगी कि
राष्ट्रीय दलों की मजबूरी है, वो क्षेत्रीय अस्मिता को कभी पूर्ण नहीं कर सकते। 24 वर्ष हो चुके हैं, चाहे वो कोई भी कारण रहे हो, उनकी राष्ट्रीय नीति है, वो कभी क्षेत्रीय दल की अस्मिताओं को, क्षेत्रीय दल के जो यहाँ के क्षेत्र लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, उनके जो इच्छाएं हैं उन्हें कभी पूर्ण नहीं कर सकती, क्योंकि उनके अपने राष्ट्रीय उनकी नीतियां हैं। जब तक इस प्रदेश में क्षेत्र दल नहीं आएगा, आज उत्तराखंड क्रांति दल इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, कल कोई और करेगा, जब तक इस प्रतिनिधित्व नहीं करेगा तब तक यहाँ की जो मूल समस्या है उनका समाधान हो ही नहीं सकता है। जितनी जल्दी ये बातें समझ में यहाँ के लोग जनता को आएगी, उतना ही जल्दी यहाँ का विकास होगा। वरना क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी 2 बार शासन कर चुकी है, कांग्रेस 2 बार शासन कर चुकी है, और आज भी 24 साल पुराने मुद्दे हैं, तस के मस हैं। कारण वही है कि राष्ट्रीय की जो नीति होती है वो कभी क्षेत्रीय दलों की जो उनकी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण नहीं कर सकती, और जनता जितनी जल्दी इसको समझ लेगी उतनी ही जल्दी यहाँ के लोगों की समस्याओं का निदान होगा, ऐसा मेरा मानना है। रविंद्र जी, यहाँ तो खुला मैसेज दे दिया दीपक रावत जी ने कि आप राष्ट्रीय दल चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी इस क्षेत्र के लिए भला नहीं कर सकते, एटलीस्ट यहाँ के मुद्दे तो आप लोग पूरे नहीं कर सकते। फिर मूल निवास आपके सामने चैलेंज है, आपके सामने भू कानून चैलेंज है, आपके सामने जो 10% क्षैतिज आरक्षण है वो एक चैलेंज है। तो फिर इतने चैलेंजेस आप राष्ट्रीय दल होकर कैसे पूरे करेंगे? देखिए, मैं यूकेडी एक पुराना दल है, मैं सम्मान करता हूँ, और हमारे प्रदेश का एक दल है जिसने कहीं ना कहीं इस प्रदेश की को बनाने के लिए एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी और यूकेडी का एक बड़ा सहयोग रहा है आपस में उस समय। तो ये कहना कि यूकेडी कभी सत्ता में नहीं, 2 बार सत्ता में रही है यूकेडी, एक बार कांग्रेस के साथ रही है, एक बार भाजपा के साथ रही है। देखिए, यूकेडी के विषय पे चर्चा नहीं है, लेकिन मैं मोटा मोटा जितना मैं समझा हूँ आज तक, एक लंबे समय से मैं भी राजनीति में हूँ, यूकेडी हमेशा से कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर उसके अंदर उसे पता ही नहीं लगता कि उसे कौन से जनता के बीच में मुद्दे लेकर जाने हैं, या जनता के मुद्दे क्या हैं, या जनता क्या सोचती है। आइए, आज भी उसी दुनिया में जी रहे हैं, आंदोलन वाली दुनिया में। जब ये आंदोलनरत थे, आंदोलन हो गया, उसमें हमें उत्तराखंड भी मिल गया, 22 साल हो गए, 2 बार आप सत्ता में भी रह लिए, भाजपा के साथ भी, कांग्रेस के साथ भी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं, और यही कारण है कि देखिए, मैं कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आप अगर पूरा यूकेडी का लगाएंगे, क्योंकि ये यूकेडी पे चर्चा नहीं है, क्योंकि सीधा बात इन्होंने हमारे ऊपर नाम लेके करी है पार्टी का। तो आप जब इनका रिजल्ट अगर उठा के देखेंगे तो ये सारे मुद्दे ये जाते हैं लेके लोगों के बीच, तो कई बार तो नोटा से भी कम, और कई बार निर्दलीय जो खड़े हुए निर्दलीय उनसे भी कम मैक्सिमम सीटों पे इनके आए। तो ये कहीं ना कहीं इनको ये समझने की जरूरत है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। बाकी मेरा काम नहीं है, ये इनकी पार्टी है, ये अपनी पार्टी को किस तरीके से क्या इनका मत है उस पर चलेंगे। देखिए, मैं बार बार विषय आता है, चमोली जी ने भी कहा और दीपक रावत जी ने भी बोला कि यहाँ रोजगार होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। देखिए, प्रदेश की जनता और खास करके केदारनाथ की जनता, वह लोग, अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2014 से पहले केदारनाथ और 2014 के बाद का केदारनाथ में अंतर अच्छे से जानते हैं। फाटा, केदारनाथ, इसकी रोडें, सारी चीज़ें सब लोगों ने देखी हुई है, हमने भी देखी हुई है कि क्या स्थिति थी और आज क्या है। क्या ऐसे रोजगार थे, मैं चमोली जी से पूछूंगा कि आप कह रहे हैं कि रोजगार छीनने का काम किया, मुझे बता दीजिए कौन सा ऐसा केदारनाथ में रोजगार था जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, जो बंद कर दिया। आप मुझे एक काम गिनवा दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि कई गुना ज्यादा काम बड़ा है वहां पे, छीना नहीं गया। मैं ये कह दूं सब कुछ हो गया, ऐसा भी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ हो चुका है। आप केदारनाथ की मतलब सोच भी नहीं सकते। फाटा जैसी जगह में, मेरे को आज भी याद है, मैं केदारनाथ अब की जैसा उसका स्वरूप आया है उससे पहले भी गया हूं। आप लगाइए कि फाटा जब हम पहुंचते थे और उसके बाद जब उससे आगे जाते थे तो क्या स्थिति थी वहां पे, जहां आज की डेट में रोका जाता है। अगर आप देर शाम को पहुंचे और रात को रुकने के लिए सराय है, सब कुछ है, कार्ड बनता है, क्या स्थिति थी, मैंने देखी हुई है वो स्थिति।
कोई पूछने वाला नहीं, भीड़ भड़क्कम और छोटी छोटी सी तो गली। बेहतरी करना तो सरकार का काम है ना सर, मैं- रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। कोई आउट ऑफ द मैं वे यही जाके कह रहा तो हूं वो ना। नहीं मैं- रहे, चाहे मैं- कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। दिव्या जी, मैं यही बता रहा हूँ कि आप जो बार बार कहते हैं रोजगार छीन लिए, तो ये रोजगार कौन सा छीना है, मुझे भी बताइए केदारनाथ। अच्छा, आरोप मैं बता रही हूँ जो विपक्ष आप पर लगाता है, जिस रोजगार की आप बात करते हैं। केदारनाथ का एग्जाम्पल ले लेते, जब यात्रा चल रही थी, जो वहां पर घोड़े खच्चर वाले थे, कितने उत्तराखंडी उसमें से घोड़े खच्चर वाले थे, कितने ऐसे वहां पर डंडी कंडी वाले थे जो उत्तराखंडी थे। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये आरोप खुले में विपक्ष ने लगाया था। बिल्कुल लगा तो इसमें क्लैरिफिकेशन तो सत्ता पक्ष को देना पड़ेगा ना आप मुझे सर। एक बात बताइए, आप क्या चाहते हैं कि डंडी कंडी या घोड़ा खच्चर चलाने वाले उत्तराखंड के लोगों को बैन कर रखा है? ऐसा है भाई, किसी को बैन नहीं किया। आप चाहे तो मैं जाके घोड़ा अपना लेके मैं चलाने लगा। प्रायोरिटी सर, प्रायोरिटी नहीं, देखिए सुनिए, प्राथमिकता किसकी सर? नहीं, प्राथमिकता तो बिल्कुल उत्तराखंड के लोगों की है। लेकिन आप एक बात बताइए ना कि अगर आप नहीं चलाना चाहते घोड़ा गाड़ी या कंडी, या तो किसी ने रोक लगाया कि भाई उत्तराखंड का सर, कोई जब भी- रोड ना होने की वजह से गांव के कैसी बात लोग कर रहे हैं? लोगों को डंडी कंडी से उठा के लेकर जा मैं सकते हैं बता रहा हूं, हॉस्पिटल, भाई तो ये यात्रा तो के समय सुन पर लीजिए रोजगार ना। के लिए क्यों नहीं कर सकते? देखिए, सुन लीजिए, अब बिल्कुल सही कह रही है आप। डंडी कंडी आज नहीं चल रही है, बरसों पहले से चल रही है डंडी कंडी। लेकिन आप लगाइए कि अब तो आपको फाटा से हेलीकॉप्टर भी लेकर जाता है। कभी जाता था क्या? आप फाटा से आगे जहां पे गौरी, क्या कहते हैं, कुंड कौन सा है, हाँ, गौरीकुंड तक जब आप जाते थे पैदल, उस जगह की स्थिति क्या थी आप देखते। जो पुराना रास्ता था जो गौरीकुंड से जाता था, अब तो नया बना और उसको कितना पक्का कर दिया। मैं उसके बाद भी गया हूं, पैदल ही गया हूं, हेलीकॉप्टर से नहीं गया, मैं पैदल ही गया हूं यात्रा करने। और मैं देख के हैरान था कि किस प्रकार से रास्ते बढ़िया, साफ सफाई, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरों पे सफाई कर्मचारी लगा हुआ है सफाई करने में। ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ रखा है, घोड़ा चल रहा है। ठीक है, कोई चीजें, रास्ते छोटे हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, मुश्किल है। और देखिए, ये यात्रा भोलेनाथ की यात्रा है। भोलेनाथ माने आप कष्ट से ही अगर आप पहुंचेंगे तो आपको उसका आनंद अलग आएगा। ठीक है, उनकी सुविधा को ले चमोली जी जवाब दीजिए इस बात का, हेलीकॉप्टर भी है, क्योंकि लेकिन बीजेपी मुझे पास वो तो सारे रोजगार बताइए, वेरिफिकेशन, सारे जस्टिफिकेशंस हैं मुझे इस वो बात। रोजगार बताइए जो केदारनाथ में बंद कर दिया, बस। दर्शनी मैं बताता हूँ, केदारनाथ पुनर्निर्माण के चलते हुए भाजपा ने दसूला, गौरीकुंड और फाटा में स्थानीय लोगों के रोजगार को, उनकी जो दुकानें छोटी छोटी लगती थी, उसको मैं जो आपसे बातें कह रहा हूँ ना, ये प्रूफ के साथ कह रहा हूँ। स्थानीय व्यक्ति आज भी स्थानीय प्रशासन का विरोध कर रहा है कि आपके द्वारा हमें तोड़ा गया, हमें आप कहाँ दोबारा से दुकान देने का। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप केदारनाथ कभी जाएंगे, भाई कभी कभी गए हैं, लेकिन नहीं, कभी नहीं गया भाई साहब। मैं ठीक उससे है। भी पहले गया, अरे मैं 2 साल पहले गया। महाराज, देखो, साल में एक बार, 2 साल पहले गया और पैदल ही गया। साल में एक बार कहीं जाना और वहाँ रहने में बड़ा अंतर है। अरे रहा भी हूँ भाई, अरे एक रात रुक के आया हूँ। ठीक है सर, एक रात justifications रुक की के जरूरत नहीं है, आप लोगों एक की रात आस्था रुक है, के आप लोग वहाँ जा सकते आजीवन जो है, आजीवन का जो दुख सुख है वो नहीं झेल सकते। एक रात रुक के आदमी किसी भी चीज का अरे लोभ भाई, नहीं चावल करता। का एक दाना ही बतेरा होता है, भाई पता नहीं लग होता, जाती है स्थिति नहीं होता। का। मैं तो पूरे थोड़ी ना चम्मच मेरा लगे, एक दाने से पका पेट नहीं हुआ भरता है। अगर एक दाने से मेरा पेट नहीं हमें भरता, तो आपका लगा नहीं भाई, बढ़िया। जनाब, ऐसा होता है। दिव्य दर्शनी ये भाजपा के प्रवक्ता है तो लाजमी है कि पुष्कर सिंह धामी का महिमा मंडन करना पड़ेगा। प्रत्येक स्थानीय युवा वहां से इसलिए भटक रहा था कि जो वहाँ जितने भी स्थानीय टेंडर पड़ते हैं उसमें वहाँ के लोकल व्यक्ति को प्राथमिकता हो। इसका कोई भी प्रावधान नए कार्यकाल में भाजपा के द्वारा नहीं किया गया। पहली बात, आप अगर जाएंगे जितनी भी वहाँ पार्किंग है, नहीं, रोजगार बताओ कौन सा छीना? अरे महाराज, मैं रोजगार जो बंद किया अरे हो, रोजगार, जो छीन अरे लिया। महाराज, रोजगार देना ही रोजगार छीनना होता है। अरे रोजगार ना दे, दिया है अरे ना भाई। बता रहा हूँ आप वो बंद कराओ जो बंद करके छीन लिया। आप अपनी रावण जैसी अहंकारता को लेते तत्कालीन मुख्यमंत्री वहां से शिला ले जाकर अपने 4-5 चट्टुकारों को साथ बुराड़ी में उसकी स्थापना करते हैं और कहते हैं भव्य दर्शन यहाँ होंगे, जो वहां नहीं जा पाएगा यहाँ करेगा। ये रोजगार छीनना है आपके द्वारा। ये कहना दिव्य दर्शनी, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य ने तय किया था कि चारों मठ भारत की चारों दिशाओं में होंगे और जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री यात्री की यात्रा चलेगी वो इस दिशा में चलेगी और यहाँ से चलेगी। ये हमारे आदि गुरु शंकराचार्य सनातन में सबसे बड़ा पद रखते हैं। अरे भाई, उन्हीं आदि गुरु शंकराचार्य को दिवाली की रात को कोची कामकोटी के आदि शंकराचार्य को रात को, दिवाली वाली रात को आपने गिरफ्तार कर लिया। सुन लो हत्या के जुर्म में। अरे आज आप बड़ी बड़ी महाराज सुन लो, अरे महाराज आपने
वापस आ जाइए सर। ध्यान से सुना ना, अरे तो भाई, जब झूठ इन्होंने बोला कहा, भाई। अरे महाराज पुष्कर सिंह धामी ने ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा कहा है कि हम विचार कर रहे हैं यात्रा को रामनगर से शुरू किया जाए या अल्मोड़ा शुरू किया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं संजीव भाई, वो तो समस्या ये है ना कि देहरादून में बैठकर पूरा उत्तराखंड नहीं है। आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या इस राज्य की ये हो गई है कि देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार को पूरा राज्य समझ लिया है। दिव्य दर्शनी राज्य जो है, इस राज्य के अलावा जो पहाड़ी राज्य हैं, आज भी अगर राज्य बनने का पुनर्गठन अधिनियम देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ पहाड़ी राज्य। तो दिव्य दर्शनी वहां के लोगों का विरोध जो था मात्र ये था कि जो हमारा रोजगार, हमारे पास जो धाम में जो श्रद्धालु आते हैं उनसे जो रोजगार चलता है, उस रोजगार को छीनने का आप कृत ना करें। लेकिन उसी कृत को करने का काम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। हार जीत तय करेगी कि प्रदेश की जनता इस बार मुद्दों पे चुनाव लड़ने का काम दिव्य दर्शनी किया है, और मानना पड़ेगा प्रत्येक व्यक्ति को कि ये चुनाव जो है निश्चितताई इस बार स्थानीय मुद्दों पर हुआ है। ठीक है, फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। प्रेम पंचोली जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो 7% वोट है, 50% से ऊपर, वही चुनाव के परिणाम को बताएगा कि किसके पक्ष में वो जा रहा है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो किसी भी पार्टी ने, न कांग्रेस ने, न भाजपा ने, न यूकेडी ने, जिससे वहाँ का आम नागरिक, प्रत्येक मतलब एक एक नागरिक परेशान है। आपको पता है कि जब से केदारनाथ में हवाई सेवा शुरू हुई है, तब से पशुओं में, जो थोड़ा बुजुर्ग पशु है और 60 साल से ऊपर के लोगों में अलग अलग तरह की बीमारियां आ रही है, और जिसको वहाँ की जनता कह नहीं पा रही, लेकिन आपस में लोगों के बीच में एक बात फैली हुई है कि ये बीमारी तब से शुरू हुई है, और अलग अलग प्रकार के संक्रमण बीमारियां है। बिल्कुल, रिपोर्ट्स में भी आया है जेनेटिक म्यूटेशन का जी। तो अब उसको वो बोल तो पा नहीं पा रही जनता। तो जो पोलिंग नहीं हुआ ज्यादा, वो नाराज हैं लोग, 40% लोग नाराज हैं। ठीक है। तो जो 7% जो पोलिंग हुआ है वही परिणाम घोषित करेगा, और 72 घंटे बाद पता चल जाएगा कि कौन जीतने वाला है। दीपक रावत जी, शॉर्ट में फाइनल। देखिए दिव्य दर्शनी जी, जो आज उपचुनाव खत्म हुआ केदारनाथ का, एक चीज स्पष्ट है कि सरकार के प्रति या सरकार के नेतृत्व के प्रति इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं पर विरोध था, विरोधाभास था, विरोध था कि कहीं ना कहीं पर संतुष्ट नहीं थे। अब ये देखना है कि 23 तारीख को ये जो असंतुष्ट जो जनता है, ये किस प्रकार से अपने मत का उपयोग करके दिखाती है। यदि परिणाम सत्ता पक्ष में आते हैं तो कहीं ना कहीं पर ऐसा मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत करी, और यदि परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ेगा कि केदारनाथ का जो उन्होंने यहाँ से शिला ले जाने का पाप जो उन्होंने किया है, उसका दंड उनको मिला है। संदीप चमोली जी। दिव्य दर्शनी, ये केदारनाथ को बचाने का, केदारनाथ की प्रतिष्ठा का, केदारनाथ की अस्मिता का, केदारनाथ के रोजगार का, केदारनाथ के लोगों को रोजगार बचाने का चुनाव था। ये चुनाव केदारनाथ की जनता ने मजबूती से लड़ा है। केदारनाथ की जनता ने विश्वास दिलाया है कि जो आने वाली 23 तारीख के जो विधायक मनोज रावत जी होंगे, वो ही केदारनाथ को बचाने का काम कर सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, केदारनाथ का जो नारा था, उस नारे के साथ केदारनाथ की जनता ने चुनाव लड़ा। माल पुष्कर दाई का, वोट मनोज भाई का। ठीक है, रविंद्र जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। जी देखिए, बिल्कुल संदीप चमोली जी की बात को 23 तारीख को हम जब डिबेट में बैठेंगे, मैं पक्का आऊंगा। उस दिन आप एक बार इनका ये बयान जरूर चलाना, ये उस दिन पलटे हुए होंगे, ये सारा का सारा काम ईवीएम पे कह चुनाव में भी नहीं पलटे, पलटे आप सुन थे। लो ना, सुन लो ना, अच्छा, आप दो सारा चुनाव दोष हारे। ईवीएम पे लगाएंगे। ठीक है, फाइनल चुनाव कमेंट। हारने से पहले। ठीक है, फाइनल कमेंट। कोई स्थानीय नेता को पकड़ेंगे जैसे हरीश रावत जी को, एक वयोवृद्ध नेता के ऊपर जिस प्रकार से ठीकरा फोड़ा कंक्लूड कीजिए सर। विधानसभा का, ऐसी कोई कार्यकर्ता ढूंढ के उसके सिर फोड़ देंगे। ठीक है, बस ठीक है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज केदारनाथ उपचुनाव संपन्न हो चुका है। 23 तारीख को जो वोट्स पड़े हैं उसके नतीजे घोषित किए जाएंगे, और ये डिसाइड होगा कि आखिर जनता किस पक्ष में है। क्या वहाँ के जो धरातल के मुद्दे थे वो यहाँ पर हावी हुए हैं, या फिर सनातन की जो बात की जा रही थी, सनातन को बचाने की जो बात की जा रही थी, वो जनता के बीच में हावी रहे हैं। ये 23 तारीख को डिसाइड होगा। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।